हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज जिस रॉबरी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें ना तो चोरों ने कोई बैंक लूटा और ना ही कार चुराई, बल्कि इस बार उन चोरों ने एक बहुत बेशकीमती हीरा चुराया, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे टाइट सिक्योरिटी वाले म्यूजियम से। इस बेशकीमती हीरे की कीमत थी 350 मिलियन पाउंड, जिसकी कीमत आज के ज़माने के हिसाब से लगभग 3600 करोड़ बनती है। इस पूरी चोरी के दौरान पुलिस को जिस बात ने सबसे ज़्यादा हैरान किया, वो ये थी कि इन चोरों ने चोरी के लिए जेसीबी ट्रक का इस्तेमाल किया और अपने भागने के लिए पानी में स्पीड बोट्स तैयार कर रखी थी, जो कि चोरियों के इतिहास में भागने का बहुत अजीब और अनोखा तरीका था। तो आखिर कैसे इन चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया और कैसे ये पकड़े गए? ये जानने के लिए हमें दो और छोटी चोरियों के बारे में जानना होगा, जिसे इन चोरों ने अंजाम दिया। फरवरी 2000 की एक सुबह साउथ लंदन के नाइन एल्म्स में एक साथ कई बम धमाके होते हैं, जिससे पूरा नाइन एल्म्स दहल जाता है। बम धमाकों के बाद पूरे लंदन शहर में अफरा-तफरी मच जाती है और सबको लगने लगता है कि नाइन एल्म्स में कोई आतंकवादी हमला हुआ है। वहाँ जगह-जगह सड़कों पर आग लगी हुई गाड़ियाँ पड़ी थीं, जिन्हें बम से उड़ा दिया गया था। लंदन पुलिस फौरन मौका-ए वारदात पर पहुंचकर अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। मगर पुलिस को ये समझते देर नहीं लगती कि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि एक वेल प्लान्ड रॉबरी है। इस वेल प्लान्ड रॉबरी के पीछे चोरों का असली मकसद था वहाँ के एक बैंक की कैश वैन को लूटना, जिसमें पूरे 10 मिलियन पाउंड थे। इस चोरी को अंजाम देने के लिए उन चोरों ने एक ट्रक का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने एक बड़ा सा लोहे का बैटरिंग रैम लगाया, जो आगे से बहुत नुकीला था और उसका वजन भी काफी ज्यादा था। उन चोरों का प्लान था कि वो इस बैटरिंग रैम की मदद से उस कैश वैन का दरवाजा तोड़ेंगे और उसमें से सारे पैसे चुराकर फरार हो जाएंगे। मगर चोरों की किस्मत ने उन्हें इस तरह धोखा दिया कि उन्हें अपना ट्रक वहीं छोड़कर भागना पड़ा। इस चोरी के दौरान वो चोर अपने ट्रक में चाबी लगी छोड़कर उसे रोड के किनारे खड़ा करके चले गए। चूँकि उनके हाथ में काफ़ी वज़नी बैटरिंग रैम था, इसलिए वो चाहते थे कि जैसे ही वो लोग चोरी करके वापस लौटें, वो फ़ौरन अपने ट्रक में बैठें और निकल जाएँ और उन्हें चाबी लगाने में देरी ना हो। इसी दौरान उस रोड पर ट्रैफ़िक जैम लग जाता है, जिसकी वजह से एक आदमी अपनी कार के साथ उस ट्रक के पीछे फँस जाता है। अब वो लगातार ट्रक को आगे बढ़ाने के लिए हॉर्न बजाने लगता है, मगर ट्रक में किसी के ना होने की वजह से वो ट्रक आगे नहीं बढ़ता। तब वो कार ओनर गुस्से में अपनी कार से उतरता है और ट्रक का दरवाज़ा खोलकर उसमें लगी चाबी निकाल लेता है और ट्रैफ़िक जाम खुलने पर वहाँ से चला जाता है। अब चोर अपनी चोरी को अंजाम देकर जैसे ही वापस लौटते हैं, वो देखते हैं कि उनके ट्रक का दरवाज़ा खुला है और ट्रक की चाबी गायब है। ये देख वो सभी चोर बहुत घबरा जाते हैं और जल्दी-जल्दी पैदल पास में एक नदी पर पहुंचते हैं, जहां एक बोट पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। वो सभी चोर उस बोट पर सवार होते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। मगर भागने से पहले उन चोरों ने सभी सबूतों को मिटाने के लिए उस ट्रक में बॉम्ब लगा दिया था, जिसमें वो लोग आए थे। अभी वो लोग बोट से भाग ही रहे थे कि इसी दौरान उस ट्रक में लगा बॉम्ब फट जाता है। वो बॉम्ब इतना पावरफुल था कि उससे आसपास खड़ी कई गाड़ियों के भी चीथड़े उड़ गए और कई लोग घायल भी हो गए। लंदन की पुलिस चोरों के अपनाए इस अनोखे तरीके से बहुत हैरान थी, जो उन्होंने चोरी और भागने के लिए अपनाया था। लंदन की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था जब चोर चोरी करने के बाद बोट से भागे थे। अब पुलिस को लगने लगता है कि चोर दोबारा फिर से ऐसी चोरी को अंजाम दे सकते हैं और बोट के रास्ते फरार हो जाएंगे। इसीलिए लंदन पुलिस अब बैंक, कैश डिपो और थेम्स नदी पर नजर रखना शुरू कर देती है। इस चोरी को हुए 5 महीने बीत चुके थे कि तभी जुलाई सन 2000 में पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान एक ट्रक दिखाई देता है, जिस पर बिल्कुल वैसा ही नोकीला बैटरिंग रैम लगा था जिसका इस्तेमाल पहली चोरी में हुआ था। इस बार भी चोरों का निशाना कैश वैन ही थी, मगर इस बार पुलिस इस चोरी को रोकने के लिए उन चोरों पर फायरिंग कर देती है, जिसके जवाब में वो चोर भी पुलिस पर फायरिंग करते हैं। हालांकि पुलिस ने इस चोरी को होने से तो रोक लिया, मगर इस बार भी उन चोरों को पकड़ नहीं पाई। वो चोर फिर से एक पास की एक नदी पर पहुंचे और वहां खड़ी बोट में सवार होकर फरार हो गए। अब पुलिस ये बात बहुत अच्छी तरह जान चुकी थी कि ये वही गिरोह है जिसने नाइन एल्म्स में कैश वैन को लूटा था, और कुछ ही दिनों बाद इस गिरोह के एक चोर की पहचान पुलिस के हाथ लग जाती है। इस चोरी के कुछ ही दिन बाद कैंट क्रिमिनल डिपार्टमेंट का एक पुलिस ऑफिसर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र उस बैटरिंग रैम वाले ट्रक पर पड़ती है, जिसकी खबर अखबार में छपी थी। ये ऑफिसर पहले से ही कुछ कार चोरियों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिसमें उसे शक था कि इन गाड़ियों को चोरी करके टोंग फार्म पर लाया जाता है। अखबार में उस ट्रक की फोटो देखने के बाद वो अपना इंटेलिजेंस डेटा चेक करता है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसने इस ट्रक को 1 महीने पहले टोंग फार्म पर आते देखा था। टोंग फार्म की देखरेख वेनहम फैमिली करती थी, और वेनहम फैमिली का ही एक मेंबर जिसका नाम था ली वेनहम, जिसे पुलिस बहुत अच्छी तरह जानती थी। पुलिस उसे इसलिए जानती थी क्योंकि आए दिन छोटे मोटे झगड़ों की वजह से उसका पुलिस स्टेशन आना जाना लगा रहता था। कैंट क्रिमिनल डिपार्टमेंट का पुलिस ऑफिसर इस बात की खबर नाइन एल्म्स पुलिस डिपार्टमेंट को देता है।
जिसके बाद वो लोग टोंग फार्म और ली वेनम पर कड़ी नज़र रखना शुरू कर देते हैं। कुछ हफ्ते नज़र रखने के बाद पुलिस देखती है कि टोंग फार्म पर चोरी की गाड़ियों को लाया जाता है और साथ ही साथ उन्हें वहाँ एक पीले रंग का जेसीबी ट्रक भी दिखाई देता है। पुलिस का शक ली वेनम पर तब और भी बढ़ जाता है जब पुलिस उसे लंदन के कुछ क्रिमिनल्स के साथ देखती है। उन क्रिमिनल्स में से एक का नाम था रे बैटसन और दूसरे का नाम था विल कॉकरैम, जो पहले भी कई चोरियों में सस्पेक्ट थे। और पुलिस इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती थी कि इस तरह की चोरी को ये दोनों आसानी से अंजाम दे सकते हैं, मगर उनके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। अब पुलिस ली वेनम के साथ साथ बैटसन और कॉकरैम पर भी नज़र रखना शुरू कर देती है कि वो लोग फार्म पर कब आते हैं और कब जाते हैं और अपने साथ क्या लाते और ले जाते हैं। इसी दौरान दोनों चोरियों में ट्रक को चलाने वाले ड्राइवर की पहचान भी हो जाती है। उस ट्रक ड्राइवर का नाम था टेरेंस मिलमैन, जिसके नाम कई क्रिमिनल रिकॉर्ड थे। और जब पुलिस टेरेंस को बाकी तीनों के साथ देखती है, तब पुलिस समझ जाती है कि इन्हीं चोरों ने मिलकर चोरियों को अंजाम दिया है। अब पुलिस के पास 4 लोगों के नाम थे। पहला बैटसन, जो इस चोरी का मास्टरमाइंड था, दूसरा कॉकरैम उसका साथी, तीसरा मिलमैन एक एक्सपीरियंस क्रिमिनल और ड्राइवर, और चौथा ली वेनम, जिसने अपनी जगह का इस्तेमाल किया था इस चोरी की प्लानिंग के लिए। फिर आता है 25 अगस्त सन 2000। ये वो दिन था जब इन चोरियों से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगता है। 25 अगस्त की दोपहर पुलिस टोंग फार्म के अंदर एक छोटा ट्रक जाते देखती है, जिस पर एक बोट पीछे से बंधी हुई थी। ये वही बोट थी जिसका इस्तेमाल ये चोर भागने के लिए किया करते थे। अब पुलिस को लगने लगता है कि वो लोग बिल्कुल सही जगह और सही लोगों पर नजर रखे हुए हैं और ये चोर फिर से एक नई चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं। चूंकि पुलिस अगली चोरी की लोकेशन पता नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपने खबरियों को इस केस पर लगा देती है। तभी पुलिस के हाथ एक खबर लगती है और वो खबर ये थी कि ली वैनम अपनी फैमिली के साथ एक इवेंट में जाने के लिए टिकट्स बुक कर रहा है। ये वो इवेंट था जो लंदन के मिलेनियम डोम म्यूजियम में होने वाला था। मिलेनियम डोम लंदन का सबसे बड़ा और सबसे हाई सिक्योरिटी वाला म्यूजियम था, जिसका टिकट बहुत महंगा होने की वजह से वहाँ लोग बहुत कम आते थे और वहाँ के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे नहीं थे। मगर इसके बावजूद भी वैनम अपनी पूरी फैमिली के लिए उस म्यूजियम के टिकट्स खरीद रहा था। ये बात पुलिस को बहुत अजीब लगती है और उन्हें शक होने लगता है कि ये कोई फैमिली आउटिंग नहीं, बल्कि वैनम के गैंग की अगली चोरी की लोकेशन है। और पुलिस का ये शक बिल्कुल सही भी था, क्योंकि उन चोरों की नज़र मिलेनियम डोम म्यूजियम के मिलेनियम डायमंड पर थी, जिसकी कीमत 350 मिलियन पाउंड थी। क्योंकि मिलेनियम डोम बिल्कुल नदी के किनारे था, इसलिए पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया, क्योंकि चोर इससे पहले भी 2 बार बोट से भाग चुके थे और इस बार भी उन्होंने मिलेनियम डोम को इसीलिए चुना क्योंकि वो बिल्कुल नदी के किनारे था। अब पुलिस ली वैनम और उसके गैंग पर नजर रखने के लिए पूरे डोम म्यूजियम के कोने-कोने में अपने पुलिस ऑफिसर्स फैलाना शुरू कर देती है। सबसे पहले उन्होंने अपना एक ऑफिसर कैमरा सर्विलेंस रूम में बिठाया, जिसका काम था वैनम और उसके गैंग के हर मूवमेंट को कैमरे से मॉनिटर करना। अगले ही दिन वो ऑफिसर कैमरे में ली वैनम को म्यूजियम के एंट्री पॉइंट्स की रेकी करते देखता है। वो देखता है कि वैनम बहुत बारीकी से एंट्री पॉइंट के हर गेट को देख रहा है। अब पुलिस अपने कुछ बंदों को सिविल ड्रेस में म्यूजियम के अंदर लगा देती है, जिनका काम था आने जाने वाले विजिटर्स में मिल जाना और वेनम से कुछ दूरी बनाकर उस पर नजर रखना। इसी दौरान पुलिस वेनम को कई बार मिलेनियम डायमंड के डिस्प्ले के आसपास आते जाते देखती है, जिससे पुलिस को यह यकीन हो जाता है कि ली वेनम और उसका गैंग हीरे चुराने वाले हैं। हालांकि पुलिस अब उन चोरों के प्लान के बारे में जान तो चुकी थी, मगर कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। इसीलिए पुलिस फैसला करती है कि वो उन्हें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ेगी। इसके लिए पुलिस मिलेनियम डोम म्यूजियम के ओनर से मिलकर उन्हें सारी बात बताती है और कहती है कि वो लोग चोरों को चोरी करने से ना रोकें, ताकि पुलिस उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। पहले तो म्यूजियम के ओनर से सुनकर बहुत घबरा जाते हैं और हिचकिचाने लगते हैं, मगर फिर वो पुलिस का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान जापान के टोक्यो शहर में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन होने वाली थी, जिसमें मिलेनियम म्यूजियम के बेशकीमती हीरो को भी एग्जीबिशन के लिए भेजा जाना था। क्योंकि मिलेनियम म्यूजियम के जो ग्लास डिस्प्ले थे जिनमें हीरे रखे हुए थे, वो बुलेट प्रूफ थे और वो किसी भी तरह की तोड़-फोड़ को आधे घंटे तक झेल सकते थे। इसलिए पुलिस को लगने लगता है कि ये चोर इन हीरो को मिलेनियम म्यूजियम से नहीं, बल्कि तब चुराएंगे जब इन्हें एग्जीबिशन के लिए टोक्यो भेजा जा रहा होगा। इन हीरो को 1 सितंबर सन 2000 को लंदन से टोक्यो भेजा जाना था, जिसमें पहले ये हीरे म्यूजियम से लंदन पुलिस हेडक्वार्टर भेजे गए और फिर वहाँ से लंदन एयरपोर्ट। और इसीलिए पुलिस ने म्यूजियम से लेकर एयरपोर्ट तक हर रास्ते पर नजर रखनी शुरू कर दी और हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा था। साथ ही साथ पुलिस ने लंदन की हर नदी में भी अपनी पेट्रोलिंग बोट्स को छोड़ रखा था और पूरे म्यूजियम को 300 पुलिस वालों से घेर लिया, जिनमें से कुछ पुलिस वाले आने जाने वाले लोगों को चेक कर रहे थे, कुछ सिर्फ नजर रख रहे थे और कुछ पुलिस वाले हाथों में बंदूक लिए डोम की छत पर बैठे हुए थे।
ऐसा लग रहा था मानो लंदन पुलिस किसी जंग की तैयारी कर रही है। इसी दौरान 1 सितंबर को म्यूजियम के गार्ड्स उन हीरो को टोक्यो भेजने के लिए वहां से हटाते हैं और उनकी जगह उन हीरो के रेप्लिका रख देते हैं। म्यूजियम से पुलिस हेडक्वार्टर के बीच एक टनल पड़ती थी जिसका नाम था ब्लैक वॉल टनल। ये टनल म्यूजियम को थेम्स नदी होते हुए लंदन से जोड़ती थी। पुलिस का मानना था कि हो ना हो चोर इसी टनल के पास चोरी करने की कोशिश करेंगे ताकि वो थेम्स नदी के रास्ते आसानी से भाग सकें। अब जैसे ही वो टनल आने वाली थी, पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ चौकन्ना हो जाती है, मगर ना तो वहाँ चोर आते हैं और ना ही कोई चोरी होती है। अब पुलिस को जो सवाल सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था, वो ये था कि आखिर इन चोरों ने चोरी करने की कोशिश क्यों नहीं की। पुलिस चाहती थी कि वो जल्द से जल्द इन चोरों को रंगे हाथों पकड़ ले, क्योंकि इस ऑपरेशन में लंदन पुलिस के लाखों पाउंड्स खर्च हो चुके थे और अब तक उनके हाथ एक भी चोर नहीं लगा था। पुलिस इसी कश्मकश में एक थ्योरी पर पहुंचती है कि हो सकता है कि उनके ही डिपार्टमेंट का कोई पुलिस ऑफिसर चोरों से मिला हुआ है और उसने ही चोरों को इस ऑपरेशन की खबर दी है, तभी चोर उनके बिछाए हुए जाल से बच गए और इस चोरी को अंजाम नहीं दिया। अब पुलिस को लग ही रहा था कि उनका ऑपरेशन फेल हो चुका है कि तभी कैमरा सर्विलेंस रूम में बैठे पुलिस वाले की नज़र बैटसन और कॉकरैम पर पड़ती है। वो दोनों हीरो के डिस्प्ले को बहुत बारीकी से देख रहे थे, इस बात से बेखबर कि ये हीरे रेप्लिका हैं और असली हीरे टोक्यो की एग्जीबिशन में भेजे जा चुके हैं। तब पुलिस को अपनी थ्योरी गलत साबित होती दिखाई देती है और उन्हें ये समझ आ जाता है कि उनका कोई भी पुलिस ऑफिसर चोरों से मिला हुआ नहीं है। अब पुलिस बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी कि ये चोर म्यूजियम के अंदर से ही हीरे चुराएंगे और उनके पास इन चोरों को पकड़ने का एक और बहुत अच्छा मौका है। इसी दौरान पुलिस के हाथ इस गैंग के पांचवें और आखिरी चोर की पहचान लग जाती है। इस पांचवें चोर का नाम था एल्डो कराशी, जिसकी उम्र 29 साल थी। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस जिस बात पर सबसे ज्यादा नजर रखे हुए थी, वो था उन चोरों का भागने का रास्ता, जिसमें वो पानी के जरिए बोट में बैठकर भाग जाते थे। पुलिस को लग रहा था कि अगर वो सिर्फ बोट पर ही नजर रखेंगे तो वो चोरों को आसानी से पकड़ लेंगे। पुलिस अभी बोट पर नजर रख ही रही थी कि तभी उनकी नजर एक जेसीबी ट्रक पर पड़ती है, जिसमें वो चोर कुछ मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। ये देख पुलिस की परेशानी और बढ़ जाती है और तब उन्हें लगने लगता है कि चोर इस जेसीबी का इस्तेमाल चोरी में करेंगे, मगर कैसे इस्तेमाल करेंगे इस बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे। अब जैसे जैसे चोरों की तैयारी बढ़ती जा रही थी, पुलिस को लगने लगता है कि अब चोरी कभी भी हो सकती है। और तभी 6 अक्टूबर की सुबह वो जेसीबी ट्रक टोंग फार्म से कोल यार्ड के लिए निकलता है, जो म्यूजियम से महज कुछ ही दूरी पर था। इधर टोक्यो की एग्जीबिशन भी खत्म हो चुकी थी और सभी असली हीरो को वापस म्यूजियम में लगा दिया गया था। और तभी बोट और नदियों पर नजर रखने के दौरान पुलिस चोरों के मूवमेंट को पकड़ लेती है। पुलिस देखती है कि ये चोर म्यूजियम में उसी वक्त विजिट करते हैं जब थेम्स नदी के पानी में बहुत ऊंची लहरें उठती हैं और ये लहरों का सिलसिला आधे घंटे तक चलता रहता है। चोरों के ऐसा करने के पीछे की वजह ये थी कि वो लोग इन ऊंची लहरों का फायदा उठाकर अपनी बोट को आसानी से पानी में उतार कर भाग सकें और किसी की नज़र भी उन पर ना पड़े। अब पुलिस इन हाई टाइड पैटर्न्स को स्टडी करना शुरू करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि अगली हाई टाइड कब आने वाली है, क्योंकि उन्हें ये शक था कि हो ना हो चोर इन ऊंची लहरों का फायदा उठाकर ही भागेंगे। तब पुलिस इस थ्योरी पर पहुंचती है कि अगली हाई टाइड 6 नवंबर सुबह 9:30 तक आएगी और ये वही वक्त होगा जब म्यूजियम भी विजिटर्स के लिए खुला होगा। इस बार पुलिस कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी एक छोटी सी गलती की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए पुलिस 6 नवंबर की रात 2 बजे से ही अपनी तैयारी शुरू कर देती है। पुलिस कमांडर अपनी पूरी पुलिस फोर्स को म्यूजियम के अंदर पहले की तरह तैनात कर देता है, मगर इस बार कुछ पुलिस वाले फर्नीचर डिलीवरी ट्रक के अंदर छुपते हैं, कुछ म्यूजियम के वर्कर्स यूनिफॉर्म पहनकर वहां काम करने लगते हैं, कुछ क्लीनर्स बन जाते हैं और कुछ टूरिस्ट गाइड। और इस तरह लगभग 150 पुलिस वाले उस पूरे म्यूजियम में फैल चुके थे। जो पुलिस ऑफिसर क्लीनर बने थे, उन सब ने अपने हथियार गार्बेज बैग्स में छुपा रखे थे, ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो फौरन इन हथियार का इस्तेमाल कर सकें। पुलिस कमांडर अपने 2 पुलिस ऑफिसर के साथ कैमरा सर्विलेंस रूम में चला जाता है और पूरे म्यूजियम के चप्पे चप्पे पर नजर रखने लगता है। अब पुलिस पूरी तरह से उन चोरों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए तैयार थी कि तभी सुबह 6:30 बजे इस चोरी को अंजाम देने के लिए पहला कदम उठाया जाता है। सुबह 6:30 बजे वो जेसीबी ट्रक कोल यार्ड से निकलता है। चूंकि पुलिस ने अपने 2 ऑफिसर पहले ही कोल यार्ड के बाहर तैनात कर रखे थे, इसीलिए जेसीबी ट्रक के निकलते ही पूरी पुलिस फोर्स अलर्ट हो जाती है। मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ जिससे पुलिस की पूरी प्लानिंग पर पानी फिर गया। जेसीबी ट्रक अभी डोम म्यूजियम के पास पहुंचा ही था कि वहां एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक जैम लग जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से वहां की लोकल पुलिस अपनी फ्लैश लाइट्स और सायरन बजाते हुए वहां पहुंचती है
जिससे चोर बहुत घबरा जाते हैं। वो फौरन अपनी बोट को नदी के पास से हटा लेते हैं और फैसला करते हैं कि वो आज इस चोरी को अंजाम नहीं देंगे। इधर लंदन पुलिस को भी इन चोरों को पकड़ने का सुनहरा मौका अपने हाथों से जाता दिख रहा था। तभी लंदन पोर्ट अथॉरिटी, जो कि वहाँ की नदियों की देखरेख का काम करती है, पुलिस को बताती है कि अगले दिन नदी में आज से भी ज़्यादा बड़ी हाई टाइड आने वाली है। अब पुलिस को लगने लगता है कि चोर कल ज़रूर इस चोरी को अंजाम देंगे और हाई टाइड की आड़ में नदी से भागने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। पुलिस को दो बातें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। पहली है कि इस ऑपरेशन की कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, और दूसरी वो अफवाहें जिनमें ये कहा जा रहा था कि इस ऑपरेशन की खबर मीडिया में लीक हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरा ऑपरेशन दांव पर था। पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ म्यूजियम, सर्विलेंस रूम, कोल यार्ड और नदी में अपनी बोट के साथ तैनात थी। अगली सुबह जेसीबी ट्रक फिर से कोल यार्ड से निकलता है और डोम म्यूजियम की तरफ बढ़ने लगता है, और साथ ही साथ बोट भी पानी में डोम म्यूजियम के किनारे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे पुलिस अपने सर्विलेंस कैमरा में रिकॉर्ड भी कर लेती है। इसी दौरान म्यूजियम के पास एक बच्चों से भरी बस वहां आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि इसी जगह पर कुछ ही देर में एक बहुत बड़ी चोरी होने वाली थी। कुछ पुलिस ऑफिसर फौरन वहां पहुंचकर चोरों के आने से पहले उस बस को वहां से हटवा देते हैं, और ठीक 9:33 पर वो चोर अपने जेसीबी ट्रक के साथ म्यूजियम पर धावा बोलते हैं। वो अपने जेसीबी ट्रक से म्यूजियम के गेट को तोड़ते हुए अंदर घुसते हैं, और फिर म्यूजियम की दीवार, जो कि हीरो के डिस्प्ले से बिल्कुल मिली हुई थी, उसे भी तोड़ते हुए बिल्कुल हीरो के करीब पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचते ही शिरोकी सबसे पहले स्मोक बॉम्ब्स फेंकने लगता है, जिससे धुआं धुआं हो जाए और किसी को कुछ भी दिखाई न दे। इसी दौरान उनके गैंग के दो चोर हीरो के डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हैं और हथौड़ी से उन ग्लास डिस्प्ले को तोड़ने लगते हैं जिनमें हीरे रखे हुए थे। यही वो सबूत था जिसका इंतजार पुलिस बेसब्री से कर रही थी, और वो फौरन वहां पहुंचकर उन चोरों को गिरफ्तार कर लेती है। वो चोर इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि पुलिस पिछले 5 महीनों से उन पर नजर रखे हुए थी, और अचानक पुलिस के सामने आ जाने से वो चोर एकदम घबरा गए और चुपचाप सरेंडर कर दिया। इन तीन चोरों को पकड़ने के बाद पुलिस ने ली वेनहम और टेरेंस मिलमैन को नदी के पास खड़ी बोट से गिरफ्तार कर लिया। इन चोरों को 1 साल जेल में रखने के बाद उनका कोर्ट ट्रायल की शुरुआत हुई, जहां कॉकरेम ने यह बताया कि उसने इंडस्ट्रियल नेल गन का इस्तेमाल किया था उस ग्लास डिस्प्ले को तोड़ने के लिए। कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ये कहा कि इन चोरों ने चोरी में किसी बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया, मगर साथ ही साथ जेसीबी का इस्तेमाल करके म्यूजियम की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और लंदन के सबसे बेशकीमती हीरे को चोरी करने की कोशिश की। कोर्ट ने रे बेटसन और विलियम कॉकरैम को 18 साल की सज़ा सुनाई, एल्डो शिरोकी को 15 साल की, ली वेनहम को 14 साल की और टेरेंस मिलमैन को 12 साल की, जिसमें टेरेंस मिलमैन की सज़ा के दौरान ही कैंसर से मौत हो गई। चोरों के पकड़े जाने के बाद अखबार में ये अफवाहें छपी कि ये गैंग रशियन माफिया के लिए काम कर रहा था, और ये हीरा चोरी के बाद रशियन माफिया के हाथों में जाने वाला था। हालांकि कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से ये आज भी बस एक अफवाह और थियरी ही है। एक और बात थी जिसके बारे में पुलिस भी नहीं जानती थी, वो ये थी कि म्यूजियम ओनर्स ने चोरी से पहले असली हीरो को नकली हीरो से बदल दिया था, और अगर चोर इस चोरी को करने में कामयाब भी हो जाते तो भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।